हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि न्यूज़ सुनाई दे रहा है कि केवी की वैकेंसी आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब कह रहे हैं कि सितंबर तक आ जाएगी। तो आप एक महीना आगे पीछे ले भी सकते हैं इसके। तो इसकी तैयारी आप अभी से करते रहिए। इसके लिए मैंने क्या किया है, आज प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व कराया है। तो इस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अच्छे से देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, और पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है आपको उसका प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना ज़रूरी होता है। अगर आप पीआरटी के हैं या टीजीटी पीजीटी के हैं तो भी ये क्वेश्चंस देखिए कि क्या होता है ना, कि क्वेश्चंस वगैरह सर्कुलेट करते हैं, कभी इसमें पूछ लिया तो कभी उसमें पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह सर्कुलेट करते रहते हैं, इसलिए आपको मतलब हर तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कब का पेपर है। ये पेपर है 21 फरवरी का, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, 21 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, जिसमें सबसे पहला इंग्लिश हम देखते हैं कि इंग्लिश में इसने क्या क्या पूछे हैं। तो इंग्लिश में इसने पूछे हैं एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट की सिमिलर मीनिंग पूछी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है तभी सिमिलर मीनिंग बताइएगा, अपोजिट है तो अपोजिट बताइएगा। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जब आप किसी चीज़ को इकट्ठा करते हो तो एक्यूमुलेट करते हो। ठीक है, तो एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना। और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। सारे ही ऑप्शंस का मतलब जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक्यूज़ दे दिया एक्यूमुलेट की जगह यहाँ पे, तब क्या करेंगे, इसलिए हर ऑप्शंस का मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप। सेकेंड नंबर पे है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है सहमति। जैसे हम लोग कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर मैथ्स वगैरह का, जो भी मैथ्स के होंगे वो बोलते होंगे ना, वो लिखते होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, इस तरह से, मतलब सहमति। अकॉर्ड मतलब सहमति। और स्टोर, स्टोर मतलब होता है इकट्ठा करना। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर मीनिंग होता है इकट्ठा करना। ठीक है, एक्यूमुलेट और स्टोर दोनों सिमिलर ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमिड। टिमिड, इसको बोलते हैं टिमिड। तो टिमिड को हम अपोजिट बताना है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, टिमिड मतलब होता है कायर। टिमिड मतलब क्या होता है, कायर। अब कायर का होगा जो बहादुर होगा, तो कायर का पहला है बहादुर, बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, बहादुर। ठीक है, और कूल मतलब ठंडा। रिफाइंड मतलब होता है शुद्ध। रिफाइंड मतलब शुद्ध किया हुआ, निर्मल किया हुआ। ठीक है, फॉल्स मतलब तो गलत, ट्रू और फॉल्स ये तो सभी को पता है। तो टिमिड का क्या हो गया अपोजिट, टिमिड का अपोजिट हो गया बोल्ड। और टिमिड का मतलब क्या हो गया, टिमिड मतलब हो गया कायर। टिमिड मतलब कायर। देखिए ये जो जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये एसएससी सीजीएल वगैरह में, और भी जहाँ पे एग्जाम्स में सीएचएसएल वगैरह में, एसएससी, इन सब में बहुत कॉमनली पूछे गए हैं। तो मैं एक काम करूँगी कि जैसे जितने जैसे मतलब वर्ड पूछे गए हैं ना, कॉमन कॉमन जो कई बार पूछे गए हैं, यहाँ भी पूछ लिया गया है, तो उस तरह का आपको करवा दूंगी वर्ड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो क्या है, हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गलवान वैली। तो हैंड टू हैंड, हाथों हाथ जो है लड़ाई हुई, कहाँ पे हुई, टुक प्लेस मतलब लड़ाई हुई, तो गलवान वैली में। तो किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया, फाइटिंग के बारे में बताया गया ना। तो ये क्या है, ये नाउन है, लेकिन ये टुक प्लेस क्या है, वर्ब है। ये वर्ब है और ये नाउन है, क्योंकि नाउन के बारे में ये वर्ब डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइटिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। फाइटिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि लिखा है शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इसमें वॉइस चेंज करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करना है। इसका सिंपल सा बहुत आसान तरीका एक बता रही हूँ। देखिए ये एक्टिव है, अब इसको पैसिव में बनाना है। अब यहाँ पे वर्ब देखिए, सबसे पहले मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, बस एकदम वर्ब देखना है। वर्ब देखिए, इज लिखा है ना, तो इज लिखा है, आपको कहाँ पे आपको प्रेजेंट मिल रहा है, प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, नहीं ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर मतलब एलिमिनेट करना सिखा रही हूँ। देखिए ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, मतलब प्रेजेंट में नहीं है।
और देखिए ऑप्शन 2 बचा प्रेजेंट में, और लेकिन और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 भी प्रेजेंट में नहीं, तो इसको काट देंगे। अब बचा ये और ये, तो यहाँ पे देखिए इज़ है, ठीक है, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे इज़ है, तो वैसे तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ वैज़ की बात तो यहाँ करी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ठीक, देखिए कितने आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे आप। देखिए मुझे बोलने में थोड़ा सा टाइम इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है नरेशन बताना है कि नरेशन कौन सी सेंटेंस का। द टीचर सैड वाई आर यू लेट टुडे, टीचर ने कहा तुम लेट क्यों हुई, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी ने टीचर ने कहा और ये हूबहू यहाँ पे उतारा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, लेकिन जब आप इसको नरेट करोगे ना, किसी की बात बताओगे, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि आप किसी की बात को अपने सेंटेंस में बता रहे हो ना, आप थोड़ी क्वेश्चन पूछ ले रहे हो, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमेशा हमेशा जब क्वेश्चन मार्क वाला रहता है ना, जैसे क्वेश्चन मार्क वाला रहता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला रहता है तो क्वेश्चन मार्क वाला रहता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं आस्क, तो आस्क बोलते हैं, इंक्वायर्ड नहीं बोलते, इंक्वायर्ड थोड़ी, आस्क बोलेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट और 3 में कोई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे कौन सा देख लेते हैं, तो शीला वाई वॉज शी लेट दैट डे, और यहाँ पे क्या है, यहीं से चेंज है, देखिए शीला वाई शी वॉज लेट दैट डे, तो अब यहाँ पे वाई वॉज शी लेट, तो फिर अगेन ये क्वेश्चन ही हो गया ना, क्वेश्चन ही हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके उसके बाद यहाँ पे वर्ब है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया, फिर ये अगेन क्वेश्चन फॉर्मेट में हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लाना है, तो हमें जब क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही बचा, जिसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही होंगी, ठीक है, ऑप्शन 2 तो पहले ही कट गया था, और ऑप्शन 4 इसलिए कट गया क्योंकि यहाँ पे इंक्वायर्ड लगा है, ऑप्शन 1 और 3 में इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि वर्ब पहले दे दिया गया है, जब भी वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से, तो वो क्वेश्चन ही हो गया ना, वो क्वेश्चन मार्क का फॉर्मेट हो गया, तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस का फॉर्मेट हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है ना, हमें क्या करना है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के पास वर्ब लगाना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ये जंबल वर्ड्स दिए गए हैं और इसको एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है, तो चलिए मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाने से पहले हम इसको रीड करते हैं। क्या लिखा है, मस्ट नो कैन हेल्प यू ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई, तो अब यहाँ से आई होता है स्टार्ट, लेकिन एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, आई लेकर के तो सेंटेंस नहीं बना है, क्योंकि ई पहले में नहीं है, ई ऑप्शन में है नहीं, जब ई ऑप्शन में नहीं है तो हम ई पहले नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से करते हैं, बिफोर आई कैन हेल्प यू आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, और कितना सिंपल था, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट किए, बिफोर आई कैन हेल्प यू आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें कहना है कि कौन सा एरर फाइंड करना है, तो कौन सा एरर है, तो देखिए यहाँ पे पहले भी देखते हैं, हैज़ आइदर ऑफ यू सॉ माई बुक्स, तो हैज़ आइदर ऑफ क्या होता है ना, सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है, आइदर ऑफ तो एक ही चीज़ को डिनोट करेगा ना, सिंगुलर होगा, आइदर ऑफ क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आइदर ऑफ यू तुम में से एक, आइदर ऑफ यू तुम में से एक, तो हैज़ तो सही है, आइदर ऑफ भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए हैज़ के साथ कॉम्बिनेशन सीन होता है ना, सीन होता है हैज़ के साथ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, मतलब कि ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे गलती है, यही मिस्टेक है, यही एरर है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें पता करना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, कौन सा करेक्ट वर्ड इसमें हम फिल करेंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, एट द टाइम द फोन रैंग, एट द टाइम द फोन रैंग शी द टेबल। तो देखिए वहाँ पे उसी टाइम की बात हो रही है ना, एट द टाइम फोन, जिस समय फ़ोन बजा उस समय टेबल पर क्या हो रहा था, मतलब टेबल पर वह लेटी थी। शी वॉज लाइंग, शी वॉज लेइंग, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम फ़ोन बज रहा था उसी टाइम वो हो रहा था, तो दोनों दोनों उसी टाइम कंटिन्यू था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कोविड हैज़ अगेन, अगेन क्या, इन चाइना में अगेन फिर से मतलब फिर से विस्फोट हुआ होगा कोविड का। तो क्या होता है, ब्रोकन आउट होता है, ठीक है। ब्रोकन ऑफ नहीं होगा, ब्रोकन अप नहीं होगा, ब्रोकन विथ नहीं होगा, ब्रोकन आउट मीन्स किसी चीज़ का फैलना। ब्रोकन आउट मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है कि इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करके फिल करना है कि मतलब कौन सा वर्ड सही फिल होगा। तो सही फिल तो तब होगा जब आपको सबकी मीनिंग पता होगी। कॉल अप का मतलब होता है बुलाना, कॉल एट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकना, कॉल ऑन का मतलब होता है रिक्वेस्ट, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉमिस तो एक तरह का रिक्वेस्ट ही हो गया, तो कॉल ऑन जो रिक्वेस्ट था ये कट जाएगा, 2 बार थोड़ी होगा। अब कॉल फॉर किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं क्या, कॉल फॉर समथिंग होता है ना, आई कॉल फॉर समथिंग, तो समथिंग तो है नहीं, इंसान है, यू है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी, 3 और 4 दोनों कट गया ना। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 बचा। अब यहाँ पे कॉल अप मतलब होता है बुलाना, कॉल एट मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकना। व्हेन आई विजिट दिल्ली, जब मैं दिल्ली आऊँगा, या ऐसे बोलेंगे, जब मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे प्रॉमिस करूँगा, किस चीज़ के लिए, तुमसे प्रॉमिस करूँगा कि तुम्हें मैं बुलाऊँ, ठीक है। आई कॉल अप यू, तो आई कॉल अप यू, जब मैं दिल्ली आऊँगा तो तुम्हें बुलाऊँगा, ये सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल एट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकना। आई प्रॉमिस टू कॉल एट यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, तो ये नहीं होगा, थोड़े समय के लिए रुकने के लिए नहीं कह रहा है। जब यहाँ पे खुद ही विजिट कर रहा है तो रुकना रुकना 2 बार थोड़ी होगा यहाँ पे। तो आई प्रॉमिस टू कॉल अप यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉल अप मीन्स होता है बुलाना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हिंदी आ गया है, तो हिंदी का ये गद्यांश है, तो गद्यांश तो आप खुद ही से पढ़ लीजिएगा। गद्यांश में कोई इतना खास नहीं है गद्यांश में, क्योंकि गद्यांश तो फिर से वहाँ पे देखा मतलब पढ़ा जा सकता है। अब गद्यांश तो बदल ही जाएगा ना, जो चीज़ रिपीट होगा हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछ रहा है तत्सम शब्द का उदाहरण दीजिए। तो तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत से हूबहू ऐसे ले लिए जाते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं बोल भाषा में। तो तत्सम क्या हुआ, शीर हुआ। देखिए ये वाला जो शा होता है ना, ये जो है तत्सम का होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द होगा, ये आपको पता होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द होता है खग, द्विज, विहंगम, ऊदक नहीं होता है, ऊदक नहीं होता है, ठीक है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द ऊदक नहीं होता है। अब यहाँ पे जो समूह से भिन्न है उसके बारे में बताना है। तैरना, हंसना, सोना, बच्चे, देखिए सारी क्रियाएं हैं और ये अलग है, बच्चे अलग है, तो इसलिए बच्चे ऑप्शन में अलग हो गया। अब संधि बनाइए इसका, देवधन इंद्र, देवेंद्र, ठीक है, देवधन इंद्र, देवेंद्र, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक। अब इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि देखिए सारी केवीएस की क्वेश्चन है, रिपीट भी कर सकते हैं और इसी के तर्ज पे दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए आपको देखना ज़रूरी है, चाहे पीआरटी के दे रहे हूँ, चाहे टीजीटी पीजीटी का दे रहे हूँ। और जिनने हिंदी का नहीं देखा है तो जाके हिंदी का भी देख लेना, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे और आप ही लोग के लिए बनाया है क्लासेस, तो उसको आप जाके पढ़िए थोड़ा अभी से, तो सही रहेगा, ठीक है। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए।
मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। तो जब कोई किसी चीज़ को प्रदान करता है तो वो संप्रदान होता है। ठीक है, इसमें यही कारक है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अब ये यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन आ गया। जीएस का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो प्रस्तावना है, हाँ यहाँ पे दोनों, चलिए दोनों क्वेश्चन कवर करा देते हैं। जो प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ सिक्योर नहीं की गई, किस चीज़ की बात नहीं गई। देखिए प्रियम्बल जिनने पढ़ा होगा उनको याद होगा, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, इस तरह से करके पूरा प्रियम्बल एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे याद है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल जस्टिस भी लिखा हुआ है प्रियम्बल में, सीधे सीधे जो प्रस्तावना लिखी हुई है पॉलिटिकल जस्टिस भी है, लिबर्टी ऑफ फेथ भी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअलिटी भी लिखा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअलिटी भी है। और लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इक्वलिटी ऑफ इनकम कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। राजनैतिक न्याय की भी बात कही गई है प्रस्तावना में, आस्था की स्वतंत्रता की भी बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा की भी बात कही गई है, लेकिन आय की समानता की बात कहीं भी नहीं लिखी है। एक बार आप जाके प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इस तरह से करके है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कौन सा स्थल भारत में नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सारे ही स्थल भारत में है, सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो नहीं है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और बाकी लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ है बताइए, लोथल गुजरात में है। राखी गढ़ी कहाँ है राखी गढ़ी आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, 2021 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम है एक नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे एक दिमाग में आता होगा कि देखिए लिबरल ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो देखिए जब वही है कि जब लिबरलाइजेशन हो रहा था, मतलब कि एक तरह से कहते हैं बाहरी कंपनियां इंट्रोड्यूस हो रही थी, घर मतलब कि जैसे भारत देश है, बाहरी कंपनियां निवेश कर रही थी, तो कुछ जो अंदर की कंपनियां थी वो उसका विरोध कर रही थी, इस तरह से करके। तो इससे कंपटीशन बढ़ जाता है ना अंदर की कंपनियों का, और कंपटीशन बढ़ना भी तो अच्छी बात है, क्वालिटी पे भी इफेक्ट आता है, क्वालिटी उतना अच्छा देंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द, ये तो इंग्लिश में हमने दे दिया, तो हिंदी में देखते हैं। रेयॉन के स्रोत कौन से हैं। तो रेयॉन के स्रोत हैं पीईटी पॉलीएथिलीन टेरिफेथालेट। अब इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में ही अच्छा पड़ेगा। तो रेयॉन का जो सोर्स है वो क्या है, वो रेयॉन का सोर्स है पॉलीएथिलीन टेरिफथलेट। ठीक है, टेरिफथलेट, पॉलीएथिलीन टेरिफथलेट इज रेयॉन का सोर्स। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आए हैं, तो ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उसमें ये लाइन दी गई है रेयॉन के बारे में, और रेयॉन ये पॉलीएथिलीन टेरिफथलेट भी दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस खाद्य वस्तु में, ये आप थोड़ा छोटा कर दें यहाँ पे, हाँ, किस खाद्य वस्तु में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान, मतलब किसी खास वस्तु खाने वाली वस्तु में अगर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थित है कि नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट वही स्टार्च उपस्थित है कि नहीं है, तो कौन सा विलयन सहायता देगा, कौन सा विलयन सहायता देगा यहाँ पे सहायता देगा आपका आयोडीन विलयन सहायता देगा। ठीक है, आयोडीन डालने पे स्टार्च, जैसे कोई भी अगर खाने वाला पदार्थ है उसमें अगर पता करना है कि स्टार्च है कि नहीं है, तो आप आयोडीन डाल के देख लीजिए, उस क्या होगा कि वो ब्लैक या फिर ब्राउन में टर्न होने लगेगा आयोडीन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा विटामिन।
तो विटामिन कितना इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, मतलब कि एक आध में ही छोड़ दिया होता होगा, लेकिन विटामिन क्वेश्चन तो आता ही है। तो विटामिन B1 के कारण क्या होता है, B1 बेरी बेरी, B1 बेरी बेरी, B1 बेरी बेरी, ठीक है। डी रिकेट्स, डी की कमी के कारण रिकेट्स होते हैं। हाँ, और आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होते हैं, ग्वाइटर जो गले में होता है ना, गला सूज जाता है आयोडीन की कमी के कारण। और कैल्शियम, कैल्शियम तो भाई बोन से होता ही है, तो इसमें आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, अभी इतना हम वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं साफ साफ आपको बता दी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये ना आपका वैसा क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर तो बदल ही चुका होगा, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन को पढ़ने का। हाँ, लेकिन एक है कि हमें ट्रेंड मिल जाएगा कि किस तरह का, जैसे 31वां सरस्वती सम्मान, तो इस तरह के जो भी सम्मान वगैरह हैं उसको हम देख लेंगे आगे पीछे का। और जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, इधर बीच के जो ये अवार्ड्स मिल जाएंगे उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब वो वापस तो वो नहीं पढ़ना होगा। अब जैसे एनसीसी का कौन सा एनिवर्सरी मनाया गया, तो इस टाइप से इस ईयर कोई भी ऐसा नया चीज़ मनाया गया हो, किसी की एनिवर्सरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इतना ही क्लू मिलता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास में आपके और भी क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका हो गया ये रीजनिंग हो गया, और यहाँ पे आ जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे, ये कंप्यूटर का हो गया क्वेश्चंस। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में, इसलिए हमें थोड़ा सा हो जाता है इशू ही अपलोड करने में। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। और आगे भी मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगी, और जिनने हिंदी का नहीं पढ़ा है जाके हिंदी के सारंगी बुक एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो मैंने आपको ब्रीफली दी है, बहुत ही छोटे में करके अच्छे से समझा दिया है, क्वेश्चन वगैरह भी समझा दिया है कैसे आएगा, वहाँ से भी देख लीजिए। और अपनी तैयारी को इस बार एकदम A to Z बनाइए, ताकि इस बार तो मिल ही जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।